रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से ना कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। भालेराम, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या ना कहो, मैं एक बात कहता हूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उससे फिर उठना नहीं चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ ना करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। ये तो मेरी छाती पर मूंग डलना है। आखिर तुम्हें तो कुछ मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पत्नी की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपने गरीबी का ढोंग रच कर काम निकालना चाहती है। एक ही छटी हुई औरत है। तुमने जो कहा वो मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुरा करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने देती तो तुम्हारा संकोच उचित होता। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भालेराम, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वो झूठी थी? क्या यह पत्र देखकर तुम जैसे खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुपती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भालेराम, बनावट की बात तो ऐसी चुपती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किससे कहानियां लिखने वाला, जिनका किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुम्हार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उठते हो, नाई से भी पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ। तुम मुझे वो समझते हो, इसमें चकमा दिया, पर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुमने अपना ऐप मेरे सिर बढ़कर खुद बेदाग बनना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हो। जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ये ठहराव की क्या जरूरत है, वह खुद ही जितना उचित समझेंगे दे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्जाम भी तुम्हारे ही सिर है। मैं अब शादी ब्याह के नगीच न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहाँ शादी करते हो या नहीं? भालेराम, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुक्त से पूछना ही क्या, मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है तुम्हारी उस सूझबूझ की बलैया ले ले। रंगीली, हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहो मैंने बात ताड़ ली की नहीं। भालेराम, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज वह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही है उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में सूरत तो देखा। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भालेराम, सच कहना, कितना झेपा हुआ हो? रंगीली, उतना ही जितना कोई भल मानस चोर चोरी खुलने पर झेपता है। भालेराम, खैर मैं झेपा सही पर साथ ही बहाना होगी। रंगीली, मेरी बला से जहाँ चाहे करो, क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भालेराम, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भालेराम, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक उसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल भले युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने को आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग था, वही पतली गुलाब की पत्ती से होठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें डील डॉल बाप का था। ऊंचा कोट, ब्रीचेज, टाई, थूट, हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी करनी है या नहीं? भुवन, करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों? कहीं ऐसी शर्मादी करवाइए जहाँ खूब रुपए मिले और सही 1 लाख का तो डॉल हो। अब वहाँ रखा क्या है? वकील साहब तो रहे नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुझ से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? 1 लाख रुपए तो लाख जन्म में भी ना जमा कर पाऊंगा।
इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर न आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूंगा। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नकद हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसकी एक ही लड़की हो। रंगीली चाहे औरत कैसी ही मिले, भुवन धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे तो वो गालियां भी सुनाए तो चू ना करूंगा। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है। बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक के भाव से कहा, अबे हम उन लोगों की सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उनको इस विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हालों हो जाए फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का ठिकाना भी ना हो, सिवाय इसके लोग हंसे और कोई नतीजा ना निकलेगा। रंगेली, तुम बाप पुत दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के गाल पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब है उसे गरीबों के ही यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली भी चुप रह, बड़ा आया हैसियत वाला। लेकिन तुम कहा कि ऐसे धंधा सेठ हो, कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो 1 लोटे पानी को तरस जाए। बड़ी हैसियत वाले बन पड़े हो। यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मुझे पर ताप देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम भी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे, पर जब उसके आने में बहुत देरी हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग के भरोसे यही आड़ी दिए बैठे रहे तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वो कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार से थोड़ी ही दूर पर था। एक क्षण में जा पहुंचे, देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा। उसे देखते ही अपने बड़ी तकल्लुफ से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं क्या बहरा? सरकार वहाँ बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया, कहीं ताड़ी वाड़ी तो नहीं पीने लग गया। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव है, ना जाने उन्हें यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझसे जोड़ के आज तक तो दूसरा टिका भी नहीं और ना टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी की तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी और लगे डांटने, बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वह दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर है। सरकार से 2 अनरली मिलते हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ कि जैसे मेरा ताना वाना वैसे मेरी भरनी। 10 साल कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहार, वह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ चले गए। या अपना रूप जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा। चलो। मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है। कहार, तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? वहाँ कोई ताजी चीज? मुझसे कहने लगे खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनवाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार में ही खा लूंगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो, साहजी कुछ माल तैयार है या नहीं? लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं, तोल दो, 1 सर भर आ जाओ वही ऊपर ना। यह काम कर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तर चाल बकने लगे। खूब छक कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। शाहजी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ला नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से चीज अच्छी नहीं बन पाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरे तरफ से लीजिए। मोटे राम, इच्छा तो नहीं है लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा, चीज अच्छी है तो आधा सेर तो लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था, एक लालटेन जल रही थी। आपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगाकर देखने पर वो पालागत करके बोले, महाराज आप रात कहाँ चले गए थे? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा, भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप न आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटे,
हलवाई की दुकान से कुछ खाया आया था। भालेराव, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहा जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हुए होंगे और फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हो ले लीजिएगा।